वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीटेट फरवरी 2026 को लेकर समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। जिस प्रकार से प्रश्न एसएसटी पेडागोजी में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि भारत की संसद किन से मिलकर बनती है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि भारत की जो संसद है वो किन से मिलकर बनती है। आपको यहां पर चार अलग अलग विकल्प बताए गए हैं। और अगर आप बात करोगे कि भारत की जो संसद है वो किससे मिलकर बनती है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर क्या है दोस्तों, भारत की जो है संसद बनती है। तो थर्ड वाला विकल्प क्या रहेगा हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताने वाला विदेशी तीर्थयात्री कौन था। तो देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताने वाला जो विदेशी तीर्थयात्री था वो कौन था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, फयान, वेनस्यांग, आईचिंग या सुंग यून। इस प्रकार क्या है, हमको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और हमारा जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा पर्याय बी, वेनस्यांग। वेनस्यांग जो होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर सही विकल्प माना जाएगा, क्योंकि इसके बारे में अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बताया गया है कि वेनस्यांग, जिसे जुआनजेंग भी कहा जाता है, यह एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल लगभग 1630 से 1643 ईस्वी के दौरान भारत आए थे। उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय बिताया, बौद्ध धर्म ग्रंथों को इकट्ठा किया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में हर्ष के शासनकाल, उनके जीवन और भारत की तत्कालीन स्थितियों का विस्तृत में वर्णन भी किया है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है, उनको लेकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस घटना का असम राज्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। तो देखिए दोस्तों, किस घटना का जो है असम राज्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध यहाँ पर आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोपीला विद्रोह, दक्कन के दंगे, खिलाफत आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। इस प्रकार आपको क्या है चार ऑप्शन दिए गए हैं। और चौथा विकल्प जो होगा आपका वो क्या रहेगा यहाँ पर सही रहेगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की अगर आप बात करोगे तो हमारा जो फोर्थ विकल्प है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, असम के संदर्भ में बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी जोड़कर लाते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का असम राज्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। इसका रीजन है क्योंकि 1905 में वायसराय कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के निर्णय में असम को सीधे तौर पर प्रभावित किया था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाली राजनेताओं के प्रभाव के कम करने और बंगाली लोगों को विभाजित करने के लिए पूर्वी बंगाल को असम में मिला दिया था। इस विभाजन के विरोध में पूरे भारत में, विशेषकर बंगाल और असम में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपने देशों में निर्मित वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया। तो इस प्रकार क्या है, आप यहां पर स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि किस देशांतर को भारत के लिए मानक योमोत्तर माना गया है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 82.30 पूर्व क्या होगा हमारा यहाँ पर सही विकल्प रहेगा। अगर आप फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों तो आपका जो बी वाला विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे कि भारत के लिए मानक योमोत्तर मतलब जो पर्याय बी बताया गया है 82°30 पूर्व मतलब 82.5 हम इसको कहेंगे देशांतर को माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरात और पूरे देश के लिए भारतीय मानक समय IST निर्धारित करता है, क्योंकि यह देशांतर देश के लगभग मध्य भाग से गुजरता है और समय के अंतर को कम करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5वां पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रगान का बंगाली से हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जो हमारा जो राष्ट्रगान है जिसको हम जन गण मन भी कहते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो चार विकल्प बताए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू या सुभाष चंद्र बोस। तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका क्या होगा यहाँ पर सही रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा आपका परफेक्ट विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है। तो देखिए राज्य सरकार का कौन सा दायित्व है
इस प्रकार आपको प्रश्न पूछे गए हैं। आपको विकल्प दिए गए हैं रक्षा, विदेशी मामले, शिक्षा या बंदरगाह। तो यहां पर देखेंगे आप दोस्तों कि कौन सा राज्य सरकार का दायित्व है, तो इसको आप शिक्षा में जोड़ देंगे। जो थर्ड वाला विकल्प आपका होगा वो बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भिन्न का पता लगाए। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, और इसमें से भिन्न वाला विकल्प कौन सा है, तो यहां पर आप बात करोगे संवहनीय वर्षा, भौगोलिक वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो ये दो है दोस्तों एक जैसे विकल्प हो जाते हैं, लेकिन भिन्न विकल्प की अगर आप बात करोगे तो ज्वारीय वर्षा आपका क्या है, फोर्थ वाला विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों, भिन्न है। क्योंकि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ज्वार एक प्रकार की वर्षा नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा के 3 मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि संवहनीय, भौगोलिक और चक्रवाती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब डी वाला विकल्प क्या रहेगा आपका यहाँ पर सही रहेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही विकल्प रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। इसका गठन 1951 में किया गया था। इसने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचारों पर जोर दिया और माना कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर देश कोड आधुनिक, प्रगतिशील और मजबूत बने। तो इस प्रकार क्या है आपका डी वाला विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों बाजार का कौन सा प्रकार नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो है एसएसटी पेडागोजी को लेकर यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में आपको बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए साप्ताहिक बाजार, बाजार का प्रकार होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बाजार का प्रकार होता है। दादन व्यवस्था और मॉल, मॉल भी क्या होता है दोस्तों, बाजार का प्रकार होता है। लेकिन दादन व्यवस्था यहां पर क्या है, गलत दिया गया है। तो सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंडस शब्द को संस्कृत में डैश डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इंडस जो शब्द है इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन आपको बताया गया कि हिंदोस कहा जाता है, इंडोस कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है या भारत कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि इंडोस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जो सी है यहां पर वो दोस्तों क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। देखिए इंडोस शब्द जो है, इंडोस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। शब्द हिंदू भी संस्कृति शब्द है, हिंदू सिंध से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके पहले हम आपको यहां पर एक ऑफर दिखाना चाहेंगे दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 के लिए हम आपके लिए एक ऑफर यहां पर लेकर आए दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर पेपर 2 के लिए आपको नोट्स चाहिए, जिस तरीके से हमारे नोट्स है दोस्तों, मराठी लैंग्वेज पेडागोजी, साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज पेडागोजी, सीडीपी और एसएसटी मतलब समाजशास्त्र पेडागोजी के जो नोट्स है दोस्तों ओनली 499 में आपको यहां पर दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है दोस्तों आप हमारा ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ पेपर 1 के लिए भी आपको यहां पर मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, ईवीएस और सीडीपी मतलब गणित को छोड़कर आपको सारे विषय यहां पर क्या है दोस्तों दिए जा रहे हैं। और दोनों पेपर अगर आप एक साथ लेना चाहते हो तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 599 में दोस्तों दोनों पेपर दिए जाएंगे। तो स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या इसको परचेस कर लेंगे। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 11वां प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आर्य समाज की जो स्थापना की है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी इन्होंने की है। तो 4th वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण आप क्या है दोस्तों, प्रश्न है यहां पर, प्रश्न पूछा गया है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत को छापेदारी सूती कपड़े छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों और जवाब देने की यहां पर क्या है लगातार कोशिश करते रहेंगे। तो देखिए कौन सा
कानून जो है वो पारित किया गया था। तो कोलिको अधिनियम मतलब बी वाला विकल्प क्या रहेगा आपका यहां पर सही रहेगा दोस्तों। बी वाला विकल्प जो हो जाएगा आपका वो सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार पूछा गया है दोस्तों, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि मतलब 3 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं और 3 में से कितने विकल्प सही है आपको बताना है दोस्तों। कोई 2 विकल्प यहां पर क्या है सही रहने वाले। तो देखिए प्रश्न 13 इस प्रकार बनता है कि समताप मंडल के बारे में भिन्न में से कौन से कथन सही है। तो देखिए यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो डेफिनेटली पहला वाला विकल्प क्या है आपका सही है। इसमें ओजोन की परत होती है, तो बिल्कुल ओजोन की परत भी इसमें होती है। उस उल्का पिंड इस परत में आकर जल जाते हैं, तो ये यहां पर गलत दिया है, मतलब आपका विकल्प ए और विकल्प बी क्या होगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। तो देखेंगे आपकी यहां पर जो आपका ऑप्शन 1 है वो क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। देखिए ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है कि भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपके नॉलेज के लिए भी कि ईवीएम का प्रयोग भारत में सबसे पहली बार कब किया गया था। तो 1999 में पहली बार किया गया था। तो 1999 हमारा यहां पर क्या रहेगा दोस्तों सही जवाब रहेगा। इसके बारे में स्पष्टीकरण भी हम देखेंगे जो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर रहने वाला है। अगर आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 2004 में आम चुनाव में पूरे देश में किया गया था। लेकिन हालांकि 1999 के चुनाव में भी इनका आंशिक रूप से उपयोग हुआ था, लेकिन 2004 के चुनाव में ये सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में इस्तेमाल हुई और इसके बाद ये सभी चुनाव में ईवीएम का उपयोग हो रहा है। इसलिए ये सही विकल्प 2004 यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आंशिक रूप से क्यों ना हो, इसका पहली बार जो यहां पर इस्तेमाल किया गया वो 1999 में किया गया और आंसर की में जो है दोस्तों 1999 को सही विकल्प बताया गया। तो हमारा 1999 क्या रहेगा यहां पर सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है। तो देखिए दोस्तों कौन अध्यापन समूह का भाग हो सकता है। एक ही संस्थान का परंतु अन्य विषय का शिक्षक, एक अन्य संस्थान से समान विषय का शिक्षक, विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त शिक्षक या फिर कोई भी शिक्षक किसी भी विषय से जो है जो पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल करता है। तो डी वाला विकल्प आपका परफेक्ट रहेगा कि कोई भी शिक्षक हो लेकिन वो पढ़ाई जाने वाली थीम पर महारत हासिल करता हो। तो आपका डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है। अब देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 क्या सुझाती है कि इतिहास के पाठ्यक्रम में स्थानीय उदाहरणों का समावेश हो। तो डेफिनेटली होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम स्वभाव में व्यवहारिक हो, बिल्कुल पाठ्य पुस्तकों के दायरे में अधिगमकर्ताओं को उत्सुकता को बढ़ावा जाए और समाज में यथास्थिति बनाए रखे। तो देखिए डी वाला विकल्प आपका सिर्फ यहाँ पर गलत है दोस्तों। तो 1, 2, 3 जो विकल्प दिए गए हैं आपके वो क्या रहेंगे सही रहेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था दोस्तों। तो हमारा डी वाला जो विकल्प है वो क्या रहेगा। प्रश्न 17 यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है। तो देखिए दोस्तों कौन सी गैस जो है वो वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या रहेगा दोस्तों आपका इसका सही जवाब रहेगा। तो डी वाला विकल्प जो हो जाएगा हमारा वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो इस प्रकार बनता है कि पहली सूती कपड़ा मिल डैश डैश में स्थापित की गई। तो देखिए पहली जो सूती कपड़ा मिल थी दोस्तों वो कहां पर स्थापित की गई, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या फिर सूरत। तो देखिए बॉम्बे क्या रहेगा दोस्तों, जिसको हम मुंबई कहेंगे, ये क्या होगा हमारा बिल्कुल यहां पर सही विकल्प कहलाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामियों को कहते हैं। अब देखिए 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था दोस्तों। तो वेल्लार कहा जाता था। ऑप्शन जो 1 रहेगा वो क्या रहेगा हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हम आपको यहां पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी दोस्तों। 20वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीपों के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था दोस्तों। तो देखिए ना उर्दू का हुआ था, ना इंग्लिश का हुआ था, ना पंजाबी का हुआ था दोस्तों। जवाब होगा मलयालम। मतलब आपका जो थर्ड वाला विकल्प रहेगा वो क्या रहेगा हमारा सही जवाब यहां पर रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों कि मलयालम उपमहाद्वीप में आधिकारिक
सरकारी अभिलेख ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इस्तेमाल होने वाली पहली क्षेत्रीय भाषा थी। ओके, शासकों ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग शुरू किया, जो क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को शुरुआती उदाहरणों में से एक मानी जाती है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, हम यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं एसएसटी पेडागोजी को लेकर, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उसी प्रकार के प्रश्न तैयार कर हम आपके सामने ला रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप एसएसटी पेडागोजी के नोट्स के साथ दोस्तों हिंदी, मराठी और साथ ही साथ सीडीपी के नोट्स लेना चाहोगे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक नंबर यहां पर दिया गया है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। ओनली 499 इसका प्राइस रखा है दोस्तों, क्योंकि टीएटी में जिस तरीके से पूरा का पूरा पेपर जो है दोस्तों हमारे नोट्स में से, हमारे सिलेबस के हिसाब से पूछा गया था, सीटेट में भी बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और हमारे जो नोट्स है सिर्फ उसी का पैसा आपको पेड करना है, बाकी जितना कंटेंट है दोस्तों वो सब आपको क्या है, वीडियोस वगैरह, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, ये सारी चीजें आपको क्या है दोस्तों फ्री में देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।